हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने लेसन नंबर 5 का आधा पार्ट एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे हमने ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन के बारे में सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अभी यहाँ ये आगे का जो है पोर्शन में वो ये वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आगे है महात्मा फुले कंडक्टेड स्ट्राइक ऑफ बार्बर अगेंस्ट कस्टम्स ऑफ शेविंग द हेड ऑफ विडोज। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि पत्नी का अगर हस्बैंड ये होता मतलब विधवा हो जाता था तो बार्बर लोग मतलब मोची आकर घर पे जो विधवा है उनका बाल पूरा शेव करते थे, मतलब उनके सर पे एक बाल ही नहीं रखना होता था। ऐसा एक रिवाज होता था जो कि बोलते हैं ना, एक अच्छा नहीं था वो। तो महात्मा फुले ने स्ट्राइक कंडक्ट किया, मतलब वो धरने पे बैठ गए अगेंस्ट बार्बर्स, कि बार्बर मतलब मोची में जो बाल काटने वाले मोची है उनके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्राइक किया। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड वीरेशलिंगम टुक स्पेशल एफर्ट फॉर विडो रीमैरिज। बचपन में ही जो विधवा हो जाते थे तो उनके लिए रीमैरिज करने का फैसिलिटी यानी पुनर्विवाह का इसके लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया, काफ़ी जोर लगाए, ताकि जो बच्चे बचपन में ही बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी की जाती थी और समझो कुछ दुर्घटनावश कुछ किसी का मौत हो जाता था तो बेचारी मतलब उनका ज़िंदगी एकदम बदतर बना दिया जाता था। उनको सफ़ेद साड़ी पहनना पड़ता था, कोई श्रृंगार नहीं, कोई टिकली नहीं, कुछ नहीं उन लोग लगाने का। बाल पूरा शेव किया जाता था, उनके लिए एक अलग सा कमरा रखा जाता था जहाँ पे उस कमरे से उनको बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। तो वैसा मतलब बहुत ही बुरा, बदन जैसे कि उस लड़की का कोई कसूर हो, ऐसा होता था। तो फिर उसके लिए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री, ऐसे बहुत लोग थे। ये कुछ नाम मैं गिना रही हूँ। वीरेशलिंगम, इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स देने, काफ़ी मेहनत से ये बच्चों का रीमैरिज करने का यानी पुनर्विवाह करने का प्रस्ताव रखा। ताराबाई शिंदे इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना हैज़ पुट हर व्यू ऑन वुमेंस राइट। ऐसे बहुत लोग, बहुत सारे लेडीज़ वुमेंस आगे आने लगे, पढ़े लिखे वुमेंस, लिटरेट बोलते ना, जो लिटरेट थे वो लोग सब आगे आने लगे और वो लोग अपना जो बोलते हैं ना वुमेंस राइट्स के बारे में किताबें लिखने लगे, जिसमें एक था ताराबाई शिंदे का बुक था स्त्री पुरुष तुलना। अनाथ बालिकाश्रम, अनाथ बालिकाश्रम का बारे मतलब ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स, मतलब जो अनाथ लड़कियों के लिए जो ये रहते हैं वृद्धाश्रम ने, अनाथ आश्रम होता है, वो स्टार्ट किया था। किसने? महर्षि दोंडो कर्वे ने। उसका इंटेंशन क्या था, उसका मतलब उसका मकसद क्या था? तो उसका एक ही मकसद था कि सारे लड़कियों को, सारे वुमेंस को एजुकेशन का पूरा हक है और उसके लिए उनको अपने पैरों में खड़ा रहने का पूरा हक है। तो उन्होंने फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी उन्होंने सेटअप किया था। कौन थे वो? महर्षि दोंडो कर्वे, जिसने अनाथ बालिकाश्रम मतलब ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स, अनाथ लड़कियों के लिए उन्होंने शुरुआत किया था। और उनका एक ही लक्ष्य था, मतलब एक ही इंटेंशन था, टू एजुकेट ऑल वुमेन एंड मेक देम स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, ताकि वो अपने पैरों पे उनको एजुकेशन दे। एजुकेशन के माध्यम से यानी शिक्षा के माध्यम से ही वो अपने पैरों पे खड़ा रह सकते थे। उसके लिए उन्होंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था। कभी किया था? 20th सेंचुरी में। उसके बाद आता है पंडिता रमाबाई, फाउंडर शारदा सदा, टू टेक केयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एंड वुमेन। डिसेबल्ड मतलब जो लोग चल नहीं सकते, जो अंधे हैं, जिसके पैर नहीं होते, है ना, ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे औरतों के लिए उसने शारदा सदा उसने स्थापित किया था, फाउंड किया था। और उन्होंने औरतों को नर्सिंग का कोर्स देने चालू किया। डिमांडेड राइट टू वोट फॉर वुमेन, और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन से डिमांड किया। पंडिता रमाबाई फाउंडेड शारदा सदन टू टेक केयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एंड वुमेन, और एक कार्य करता थी, उनका नाम था पंडिता रमाबाई, जिसने शारदा सदन बोल के एक आश्रम जैसा खोला जहाँ पर वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन और स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए जो लोग देख नहीं सकते या जो बोलते हैं ना
अपाहिज है उन लोगों के लिए उन्होंने शारदा सदन खोला। उन्होंने एक नर्सिंग कोर्स भी स्टार्ट किया वुमेंस के लिए, ताकि वो लोग अपने पैरों पे खड़ा कुछ कहीं पे जाके जॉब कर सके, यानी कोई हॉस्पिटल में नर्स का काम कर सके और अपने पैरों पे खड़ा रह सकते। उन्होंने ये भी डिमांड किया राइट टू वोट फॉर वुमेन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से डिमांड किया कि स्त्रियों को भी हक मिलना चाहिए वोट करने का, उसका उनका भी पूरा अधिकार होता है वोटिंग के लिए। महात्मा गांधी भी काफ़ी एडवोकेट करते थे वुमेन्स एजुकेशन, वो भी काफ़ी पुश करते थे कि वुमेन्स लोग मतलब स्त्रियों को शिक्षित होना चाहिए। वुमेन प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्रीडम मूवमेंट में वुमेन्स ने भी बहुत ही बोलते हैं ना मेन रोल अपना किया था, उन्होंने भी इम्पॉर्टेंट रोल पेश किया था फ्रीडम मूवमेंट में। उसके बाद आता है वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प्ड इन क्लोजिंग मेनी अनजस्ट प्रैक्टिसेस। दे स्टार्टेड टू एक्सप्रेस देयर थॉट थ्रू राइटिंग्स ड्यू टू एजुकेशन देयर परफॉर्मेंस इन एवरी सेक्टर फ्लरिश। मतलब ये जो वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट है, यानी एक उससे क्या हो गया, स्त्रियों में एक बदलाव आने लगा। वो अपने मतलब उनके साथ जो भी अत्याचार होते थे, जो भी उनके साथ बुरा बर्ताव करता था, उन लोग उसके लिए लड़ना शुरू किया। वो जो भी उनका जो दुख था, दर्द था, वो किसी मतलब ना न्यूज़पेपर्स मैगज़ीन थ्रू लिखकर दिखाने लगा ताकि लोगों को भी समझ में आ सके। तो ये एजुकेशन ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया स्त्रियों को उनका हक दिलाने के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। कोई भी उनके साथ जुल्म करते तो उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने में ये एजुकेशन यानी शिक्षा ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके लाइफ में। एक पूरा चेंज हो गया और हर क्षेत्र में, हर सेक्टर मतलब हर क्षेत्र में वुमेन्स आज देख सकते हैं ना, सब क्षेत्र में लड़कियां उतने ही आगे जितना बोलते हैं ना, कंधों से मर्दों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर वो चल सकती है। पायलट्स लोग बोलते हैं, रेलवेज़ में वो हर जगह वो लोग काम करते हैं, रिक्शा चलाती है, ट्रक्स चलाते हैं, सब जगह वो उतना ही वो सब कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है। तो ये वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट के वजह से काफ़ी चेंजेस लेकर आए। महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी ज्योति सावित्रीबाई फुले, उन्होंने गर्ल्स के लिए पुणे में सबसे पहला स्कूल स्टार्ट किया और उसके वजह से उनको बहुत सारे बोलते हैं ना क्रिटिसिज्म सोसाइटी से झेलना पड़ा, लेकिन वो वहाँ रुके नहीं। उन्होंने वो सब को जितने भी उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स आए, जितने भी अड़चने आए, उनको सब उन्होंने मात देकर उन्होंने लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए खास करके एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। धीरे धीरे लड़कियां आने लगी और इस तरह से जब लड़कियां पढ़ने लगी तो अपने हक के लिए लड़ने लगी, अपने खिलाफ जो जुल्म होता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। तो ये सब जो पंडिता रमाबाई जैसे बहुत सारे, ताराबाई शिंदे जैसे बहुत सारे लेडीज़ हैं जो लड़कियों के लिए, लड़कियों को मतलब बंद दरवाजे से बाहर निकाला और ताकि वो पढ़े लिखे दुनिया देखे। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस रिफॉर्म्स एमंग मुस्लिम्स। अभी मुसलमानों में भी बहुत बोलते ना पाबंदियाँ थी, बहुत वो लोग लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं देते थे। उनमें वो सब बोलते ना उनका मज़हब में लड़कियों को पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था, फिल्म्स में एक्ट करना अलाउड नहीं था, या ना कुछ भी वो लोग बहुत रेस्ट्रिक्शंस रखते थे, बहुत पाबंदियाँ थी। तो अब्दुल लतीफ़ स्टार्टेड सोशल रिफॉर्म्स फॉर द मुस्लिम्स के लिए रिफॉर्म किसने स्टार्ट किया? अब्दुल लतीफ़ ने। उसने एस्टेब्लिश मोहम्मदीन लिटरेसी सोसाइटी इन बंगाल में उसने मोहम्मदीन लिटरेसी सोसाइटी, ताकि वो भी पढ़ लिखे, मुस्लिम्स भी आगे बढ़ना चाहते तो उन्हें भी पढ़ना लिखना होगा। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज विच इज़ नाउ नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत फेमस मुस्लिम AMU के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो किसने स्टार्ट किया था? सर सैयद अहमद खान ने फाउंड किया था, ताकि मुसलमान लोग भी पढ़े लिखे, उन लोग भी बाकी बोलते ना धर्म के लोगों के जैसा ही, क्योंकि अपना इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं।
तो उनके साथ ये पीछे नहीं रहना चाहिए। मुसलमान जो धर्म है वो पीछे नहीं रहना चाहिए, इसलिए उनके लोग भी, उनमें से भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स आगे आए, जैसे अब्दुल लतीफ़ है, सर सैयद अहमद खान है, जो चाहते थे कि मुसलमान भी पढ़े लिखे। ही फर्मली बिलीव दैट मुस्लिम कुड प्रोग्रेस ओनली बाय स्टडिंग मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंस। मतलब उनका मानना यही था कि मुसलमानों को अगर आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट लाना है, प्रोग्रेस करना है हर क्षेत्र में, तो उनको मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंस पढ़ना पड़ेगा। मोदी जी भी यही कहते हैं, एक हाथ में कुरान रखो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर रखो, ताकि अगर वो मदरसे में भी जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए तो भी एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में, क्योंकि रिलीजियस होना तो ठीक है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना उतना ही ज़रूरी है, और आज के वक्त पे तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो एजुकेशन को पीछे रखकर, बोलते ना, मज़हब को पहला प्रायोरिटी न देकर एजुकेशन को सबसे पहला प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन से भी धर्म के लोग हो। उसके बाद होता है मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी। हिंदू महासभा वाज एस्टेब्लिश टू गिव रेस्पेक्टेबल पोजीशन टू हिंदू कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी, हिंदूज़ के लिए उनको एक अच्छा पोजीशन देने के लिए, उनको एक अच्छा, बोलते हैं ना, अच्छा रेस्पेक्टेबल, मतलब जहाँ पे उनका रेस्पेक्ट दिया जाए, उसके लिए हिंदू महासभा को एस्टेब्लिश किया गया, मतलब उसको फॉर्म किया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर था वो था पंडित मदन मोहन मालवीय। उसके बाद भी याद रखना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, मतलब RSS वॉज एस्टेब्लिश इन 1925 बाय डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार टू ब्रिंग डिसिप्लिन एमंग हिंदू यूथ। मतलब ये क्यों आज भी राष्ट्रीय स्वयं संघ बहुत ही फेमस है, बहुत यंग यूथ उसे जाके ज्वाइन करते हैं। हमें पता है मोदी जी, नितिन गडकरी जी, ये सब RSS से ही आए हुए हमारे पॉलिटिशियंस हैं। आज मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये सब राष्ट्रीय स्वयं संघ से आए हुए पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने, मतलब इसमें एक डिसिप्लिन लाने में, एक हिंदू यूथ में एक डिसिप्लिन लाने के लिए ये राष्ट्रीय स्वयं संघ को एस्टेब्लिश किया गया 1925 में। उसके बाद आता है VD सावरकर। उन्होंने पतित पावन टेम्पल एट रत्नागिरी बनाया उन्होंने, फॉर ऑल कास्ट, सब कास्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। मतलब हिंदू रिलीजन में कोई जात पात नहीं, कोई अलग, मतलब ऊंचा जात ब्राह्मण, मतलब सबके लिए था वो। हिंदू रिलीजन में कोई भी कास्ट के लोग हैं, वो ये मंदिर रत्नागिरी में है, पतित पावन टेम्पल है, जहाँ पे जा सकते हैं। मतलब पहले ऐसा होता था कि कोई टेम्पल्स में सिर्फ ब्राह्मण्स को अलाउड था, दूसरे लोग आना अलाउड ही नहीं था। मतलब दूसरे जाति के लोग, अगर वो नीच जाति के हो, एकदम लोअर कास्ट हो, तो उनको बिल्कुल भी, मतलब मंदिर के आसपास भी अलाउड नहीं था। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक मंदिर बनाया, जहाँ पे सारे हिंदू रिलीजन में जो जितने कास्ट है सब लोग आ सकते हैं। कॉमन डाइनिंग भी उन्होंने अरेंज किया, सब साथ में बैठकर भोजन या खाना कर सकते हैं। डूरिंग रिनेसेंस पीरियड डेवलपमेंट टुक प्लेस। ये टाइम ही ऐसा था, डेवलपमेंट होने लगा, किस में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में, ये सब चीज़ों में डेवलपमेंट दिखने लगा। रविंद्रनाथ टैगोर एंड CV रामन गॉट नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर एंड साइंस। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज़ दिया गया, और CV रामन को साइंस के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये एक दौर ऐसा था जहाँ पे सब कुछ फ्लरिश होने लगा। वुमेंस को उनका हक मिलने लगा, जो लोग बोलते हैं ना पीछे जाति के लोग हैं, उनको भी हक से स्कूल्स में एंट्री अलाउ होने लगा, लड़कियों को एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलने लगी, और हर बोलते हैं रिलीजन के लोगों में कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल्स था जो उनको सही रास्ता दिखा रहा था। तो ये पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो। काफ़ी स्टोरीज़, नॉवेल्स इंस्पायर किया इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए। मतलब ऐसे स्टोरीज़ और नॉवेल्स लिखे जाने लगे जिससे यूथ मतलब पढ़ने लगे, इंडियंस पढ़ने लगे, और उनमें एक जागरूकता होने लगी कि हमें किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स से आज़ादी अपने देश को दिलाना है। तो ऐसे स्टोरीज़ और नॉवेल्स ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, मतलब प्रभावित किया। वुमेन ऑल्सो टुक अप राइटिंग
इवन जो इंटेलेक्चुअल लेडीज़ जो थे उन्होंने भी राइटिंग लिया। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बिकेम ए सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो कौन सा था? न्यूज़पेपर और मैगजीन, रेडियो, इस थ्रू ही लोगों को मैसेजेस जाने लगे और वो लोगों में एक पॉलिटिकल अवेकनिंग होने लगा, एक नेशनैलिटी जागरूक हुआ। मतलब एक बोलते हैं ना, देश के लिए प्यार, किसी भी तरह से हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है, वो एक माइंड में हमारे बसने लगा। म्यूज़िक बिकेम मोर पॉपुलर, काफ़ी म्यूज़िक लिखने लगे, तो देश के ऊपर गाना लिखने लगे। तो इंडियन एंड वेस्टर्न स्टाइल एंड टेक्निक कंबाइंड एंड ए न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग ऑल्सो केम फॉरवर्ड। वहाँ जहाँ एक नया स्कूल हुआ जहाँ पे पेंटिंग सिखाने लगा, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों के कल्चर को एक मिक्स करके उन्होंने पेंटिंग करना भी शुरू किया। तो ऐसे ये जो पीरियड था रिनाइंसेंस का, बहुत ही बोलते हैं ना, एक चेंज था पूरा अपना फ्रीडम को हासिल करने के लिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था वो साथ। मेनी बुक्स वे रिटन बेस्ड ऑन साइंस एंड हेंस पीपल रियलाइज दैट एक्सपेरिमेंटेशन एंड साइंटिफिक एटीट्यूड वेर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। मतलब बहुत सारे बुक लिखे गए, सीवी रमन को उसके लिए बोलते हैं ना नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऐसा बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट थे, बहुत सारे इंडियन साइंस को बहुत नॉलेजेबल जानने वाले थे, जिन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, जिसके वजह से पता चला कि हमें एक्सपेरिमेंट जितना करते रहेंगे साइंटिफिक नॉलेज हमें हासिल होगा, और ये अपना देश का प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास इसरो जैसा बहुत बड़ा एक ये है, बोलेगा ना, इंस्टीट्यूट है, जहाँ से हम लोग कितने सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। कभी कभी हम फेल हो जाते, लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट इतने काबिल है कि वो बोलते ना नासा से टक्कर देने के लिए रेडी है। इतना मतलब हमारे यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है, हमारे देश का एक प्रोग्रेस में बहुत बोलते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लेसन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा रहेगा, समझ में आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया हो मेरा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।